हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं आज आपका हुआ पेपर जो फिजिक्स का क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई थी आज, फिजिक्स भौतिक विज्ञान की। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस रहे। आप भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और अपने आंसर्स मैच कीजिएगा, कितने आपके आंसर्स सही हैं और कितने गलत हैं। तो देखते हैं, चलो करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, द सिग्निफिकेंट डिजिट इन 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एकांक सदिश का परिमाण होता है। एकांक सदिश का परिमाण, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू विच क्वांटिटी। इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाता है आवेग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आवेग या इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा से शो करते हैं, रेखीय वेग जिसे वी से शो करने में हमको संबंध बताना है। क्या बताना है आपको? इसमें संबंध बताना है कि कौन सा संबंध यहाँ पर रहने वाला है। द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, वी बराबर ओमेगा आर, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। मतलब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो उस तरह की जो विकृति उसे क्या कहते हैं? बी, बाई अप्लाइंग फोर्स व्हेन लेंथ इंक्रीज द स्ट्रेन इज नॉन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है होता है अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल विकृति हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं 6 क्वेश्चन। किसी ठोस के प्रसार गुणांक अल्फा बीटा तथा गामा का आयतन में संबंध होता है। द रिलेशन इन वॉल्यूम बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एनी सॉलिड। इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है ए, 1:2:3। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है? जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो किस राशि की परिभाषा देता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन विच क्वांटिटी। तो किसके बारे में बताता है? बल के बारे में बताता है, फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, उनके बाद बल तथा वेग का अदिश गुणनफल एफ डॉट पी के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है शक्ति। क्या आंसर हो जाएगा? शक्ति या पावर, है ना। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है, मतलब पी बराबर यहाँ पर एफ डॉट वी कैसे आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, वी बराबर होता है डी टी अपॉन में, सो डी अपॉन में टी होता है। तो आप ये यहाँ पर लिखते हो, मतलब यहाँ पर अगर जब आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ एफ लिख देते हैं, वी की जगह हम डी अपॉन में टी लिखेंगे, तो एफ डॉट डी होता है डब्लू, यानी कि पी बराबर डब्लू अपॉन में टी। तो कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं, यहाँ पर समान आ जाएगा, हाँ, समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना, तो सेम। ठीक है, यहाँ पर सेम इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन। एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख का ढाल खालिस्तान के बराबर होता था। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, यहाँ पर ये शो करता है त्वरण को। किसको शो करता है? त्वरण या एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटेड के बारे में ये शो करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घनत्व का विमित सूत्र, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा m1 L-3T0, जिसे आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व जो होता है, डी जो होता है वो इक्वल होता है किसके? m अपॉन में वी के। और ये इस तरह से kg, और यहाँ पर हम देखते हैं kg ग्राम हो सकता है,
यहाँ पर मीटर क्यूब हो सकता है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हुक का नियम, एक क्वेश्चन आया था, स्टेट हुक्स लॉ। तो इसको देखो इस तरह से करते हैं, एफ जो है वो समानुपाती होता है एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब एफ को हम इस समानुपाती का कोफिशिएंट हटाते हैं तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर हम इसको माइनस के एक्स कहेंगे। ठीक है, वैसे रूल की अगर हमको रूल लिखना हो तो रूल ये होता है कि किसी वस्तु की लंबाई में जो परिवर्तन है वो आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक है, क्या है, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन आरोपित बल के समानुपाती होती है, आरोपित बल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करें, है ना, सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में आप बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी, ना देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, वो क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। उसके बाद देखिए संरक्षी और असंरक्षी बलों के उदाहरण आपको देने थे। संरक्षणी बल की बात करें तो यहाँ पर वैद्युत स्थैतिक बल इसमें आ जाता है, वैद्युत स्थैतिक बल यहाँ पर आ जाएगा। और असंरक्षी की बात करें तो उसमें कौन सा बल आ जाता है, तो वहाँ पर आता है घर्षण बल, यहाँ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है दोनों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करें। स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करना है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो सतहों के बीच घर्षण की मात्रा को मापने वाला जो मान है वो क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए एक समान द्रुतीय गति में करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र, तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mv²/में r, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है एक क्वेश्चन, एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख हमको बताना है। देखिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन समय आरेख अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से ग्राफ हो जाता है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर टी है। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। फिर देखिए किन्हीं तीन मूल राशियों के नाम और मात्रक आपको बताने हैं। जैसे मूल राशियों में यहाँ पर द्रव्यमान आ जाएगा, है ना, उसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। फिर एक टाइम आ जाएगा, यानी समय आ जाएगा, जिसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और एक हो जाती है यहाँ पर लंबाई, क्या हो जाती है, लंबाई, जिसकी जो सही मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए। फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम देखिए क्या होता है, ये होता है किसी वस्तु पर कोई बाह्य बलागुण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग कैसा होता है, नियत होता है,
नियत होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का, है ना। ये थे आपके सभी छोटे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बलाघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध होता है ना, जो कि होता है टो, जिसको हम बलागुण कहते हैं। ये होता है डी जे अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त करना है, निकालना है, तो डेरिवेशन है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये आपके सामने है कि एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है, तो उनके आरोपित बल खींचा जाए। इसका आंसर होता है 4:1, जो कि आप इस तरह से निकाल सकते हो कि जो प्रतिबल है, प्रतिबल जो है उसके बराबर होता है F अपॉन में A, है ना। तो हमको ये इस तरह से निकालना पड़ेगा, प्रतिबल अपॉन में, प्रतिबल मतलब दो प्रतिबल लेने पड़ेंगे, और वहाँ पर F अपॉन में A1, F अपॉन में A2, जिससे F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ A2 अपॉन में A1 आएगा, जिससे आप इसका पाई आर स्क्वायर 1, इसका पाई आर स्क्वायर 2 निकाल सकते हो। इस तरह से मतलब इसको निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। A1 A2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पाई आर 2 स्क्वायर और ये पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और सॉरी देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की अगर R1 त्रिज्या की बात करें तो R1 त्रिज्या जो है 2 है, और R2 जो त्रिज्या है वो यहाँ पर कितनी है, वो 1 है ना। तो फिर इस 1 का स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर रहेगा। इस तरह से 1/4 आ जाएगा। तो इसका अनुपात 1:4 आंसर जाएगा। 4:1 ना कर 1:4 इसका आंसर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं, जो अलग अलग विधियां हैं, आप पढ़ के आए होंगे, इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वाकर्षण प्रतीक तल के मान का 1/4 रह जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो आप पता कर सकते हो इजीली इस क्वेश्चन के बारे में भी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चनों को, इस तरह से आप देख कर आए हों। अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था, तो एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चनों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के किसी आंसर की में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।